नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम न्यूज मित्रों को डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता दिखाएंगे, जो उन्होंने अमेरिका में कमला हैरिस को हराकर हासिल की है। लेकिन इस जीत के साथ ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में कौन से नए कीर्तिमान बनाए हैं, कैसे उनकी जीत में स्विंग स्टेट की भूमिका रही, ये देखिएगा। फिर बताएंगे कैसे ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी, लेकिन पुतिन ने बधाई देने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप को सत्ता मिलने का असर दुनिया पर क्या होगा और भारत के लिए इस जीत के मायने क्या हैं, इस पर हमने एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। इसके बाद एक कुंजी महाराष्ट्र चुनाव पर खोलेंगे, जिसमें जूनियर ओवैसी का 15 मिनट वाला एक नया बयान ट्रेंड कर रहा है। ये वो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने 15 मिनट का जिक्र क्यों किया, ये देखिएगा। फिर राहुल गांधी के विदर्भ वाले दांव की बात करेंगे। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनावी अभियान की शुरुआत नागपुर से की है, लेकिन कैसे यहां राहुल ने लोकसभा वाला फॉर्मूला अपनाया और क्यों कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ संविधान वाला नैरेटिव लेकर गई है, ये भी समझेंगे। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जिसने यूपी सरकार पर बुलडोजर एक्शन को लेकर 25 लाख रुपए का जुर्माना किया है। अदालत ने ये आदेश सितंबर 2019 में महाराजगंज में एक शख्स का घर गिराए जाने पर दिया है। लेकिन इसके पीछे जज साहब का तर्क क्या है और क्यों ये फैसला एक नजीर बन सकता है, बताएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज अनुच्छेद 370 को फिर बहाल करने का प्रस्ताव पास हो गया है। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया। और देश के करोड़ों छात्रों के लिए एक शुभ समाचार, मोदी कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई। इसमें छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए 3% ब्याज पर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। सत्ता की शुरुआत आज दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका की सत्ता पर आए सबसे बड़े फैसले से करते हैं। ये वो फैसला है जिसका न सिर्फ अमेरिका पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया इस बदलाव को काफी गहराई से महसूस करने वाली है। इस फैसले का की वर्ड है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जो अमेरिका के अगले और 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज के इस फैसले से अमेरिका की जनता ने यह तय कर दिया है कि अगले 4 वर्षों के लिए अमेरिका की अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। अमेरिकी जनता के इस फैसले पर हमने सत्ता की एक कूटनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसमें इस पर विस्तृत जानकारी होगी कि ट्रंप की जीत से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलने वाला है, रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है, ट्रंप की जीत का अमेरिका और भारत के कनेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा परमाणु रेस और आतंकवाद पर क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप अब तक के आंकड़ों में बहुमत के लिए जरूरी 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स में उनका स्कोर 277 है और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का स्कोर 224 है। लेकिन इस स्कोर में सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह रही है कि 7 स्विंग स्टेट, जहां 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उन सभी 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा जीत हुई। उन्हें कमला हैरिस से ज्यादा वोट मिले, जबकि 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 7 स्विंग स्टेट में से 6 में हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनके समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के लिए आज की जीत काफी खास है और इसकी कई वजहें हैं, जिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया, जिन्हें कैपिटल हिल हिंसा के लिए जिम्मेदार माना गया, जिन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के कुछ दिन बाद जमानत लेनी पड़ी। आज जब वो कमबैक करते हुए राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने फिर वही नारा दिया, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। आज जैसे ये संकेत मजबूत हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे, उन्होंने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित किया। एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा, ये वादा किया। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। अपने करीब 25 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, उससे 5 बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध शुरू नहीं करते, रोकते हैं। संकेत साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध पर इसका बड़ा असर होने वाला है।
उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने विजय भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार घुसपैठ रोकेगी, यानी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोगों को मरहम लगाने की जरूरत है, यानी अमेरिकी लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना वादा निभाएंगे, यानी अपने वादों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क की तारीफ की, कहा कि अमेरिका को नया सितारा मिला है। सवाल यह है कि क्या मस्क को ट्रंप सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इन 5 बड़े संकेतों के अलावा आज ट्रंप ने अपने परिवार से लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तक का जिक्र किया और फिर से अपना सिग्नेचर डांस भी किया। उन्होंने मुट्ठी बंद करके जब अपना डांस स्टेप किया तो फ्लोरिडा की सभा में लोगों ने खूब तालियां बजाई। अब सवाल यह है कि 4 वर्ष पहले जो बाइडेन से बुरी तरह हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से इतने बड़े अंतर से कैसे जीते, वो भी तब जब कुछ दिन पहले तक के सर्वे में ये दावा किया जा रहा था कि ट्रंप कमला से पीछे चल रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने कमला हैरिस पर बड़ी जीत हासिल की? इसके 5 बड़े कारण हैं। अमेरिका में घुसपैठिए एक बड़ी समस्या हो गए। इसके खिलाफ ट्रंप ने कड़े एक्शन का वादा किया था, जिसे उन्होंने फायदा हुआ। जो बाइडेन और कमला हैरिस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, ट्रंप को इसका भी फायदा मिला। अमेरिका में पिछले कुछ समय में महंगाई तेजी से बढ़ी है, जिसे ट्रंप ने अच्छी तरह से भुनाया है। ट्रंप समर्थकों को मागा समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप की प्रभावशाली प्रचार टीम ने इसे अच्छे से भुनाया। और 5वां बड़ा कारण ट्रंप को मिला सहानुभूति वोट रहा। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में उनके लिए सहानुभूति फैक्टर था। अब जब अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो सवाल यह है कि जो ट्रंप कानूनी चक्करों में फंसे हुए थे, जिनकी उम्मीदवारी पर भी संकट था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ या उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। इसे एक टर्निंग पॉइंट से समझा जा सकता है, जो 13 जुलाई 2024 को घटा था। पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली कर रहे थे। तभी उनके सिर को निशाना बनाकर एक गोली चली, जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। गोली और उनके सिर के बीच सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी थी। लगातार ऐसी खबरें आती रहीं कि ट्रंप चुनाव हार रहे हैं, लेकिन बर्गर शॉप में काम करने से लेकर कूड़े का ट्रक चलाने तक ट्रंप ने अपने पक्ष में मोमेंटम बनाए रखा। और जो बंद मुट्ठी उन्होंने गोली लगने के बाद दिखाई थी, और आज भी उन्होंने उसी बंद मुट्ठी से अपनी जीत का ऐलान किया। ट्रंप के इस पूरे प्रचार अभियान में एक व्यक्ति फ्रंट फुट पर खेलता नजर आया। वो है अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने के बाद से ही इलॉन मस्क लगातार उनके कैंपेन कर रहे थे। इलॉन मस्क ने न सिर्फ ट्रंप को चंदे के लिए कैंपेन चलाया, बल्कि वोट करने वालों को इनाम भी दिया। और आज जब नतीजे आए तो इलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, अमेरिका का भविष्य अद्भुत होने वाला है। उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया। इसमें वो एक सिंक लेकर व्हाइट हाउस के अंदर दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज वो ट्रंप की विक्ट्री रैली में उनके साथ नजर आए। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी फोटो शेयर की है। इस फोटो में ट्रंप और मस्क खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो उन्होंने अपने भाषण में इलॉन मस्क का नाम भी लिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में उनकी तारीफ की है और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप सरकार में इलॉन मस्क की क्या भूमिका होने वाली है, या ये दोस्ती सिर्फ चुनाव तक के लिए थी, या आगे मस्क फायदे की फसल भी काटने वाले हैं। अब अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से निकलकर दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात करते हैं। मौजूदा बाइडेन सरकार के उलट ट्रंप का कुछ मामलों में रुख थोड़ा अलग है। ट्रंप युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शक्ति से शांति स्थापित की जाएगी। वैसे ट्रंप को दुनिया भर से जैसे बधाई संदेश मिल रहे हैं, उससे वर्ल्ड ऑर्डर का पता चल रहा है। भारत ने ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं और भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के लिए वो उत्सुक हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था और ये कहा था कि वो भारत और हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। हालांकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के मामले में दोनों देशों में थोड़े मतभेद रहे हैं, इसलिए आगे भी बहुत बदलाव होगा ऐसी उम्मीद कम ही है। लेकिन चिंता युद्ध वाले देशों को ज्यादा है, जिसमें से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि शानदार जीत के लिए बधाई। आपसे मुलाकात में रूस की आक्रामकता को समाप्त करने के तरीके पर चर्चा की थी, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पहले ट्रंप को परखा जाएगा, फिर बधाई के बारे में सोचेंगे। इस सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी से इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्तों में नए युग की शुरुआत होगी। इजराइल एक तरफ काफी उत्साहित है तो ईरान चुप है। ईरान के चुप रहने के बड़े कारण भी हैं। दरअसल आज अपने विजय भाषण में ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान का संकट इससे भी समझा जा सकता है कि ट्रंप की जीत के बाद ईरानी करेंसी रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर में काफी एक्शन देखने को मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत कई देशों में तूफान लाने का संकेत दे रही है। अमेरिका के चुनाव के बाद अब सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को महाराष्ट्र चुनाव की ओर घुमाते हैं, जहां दिवाली के बाद भी सियासी धमाके जारी हैं। और अब अपने बयान से नया ब्लास्ट करने वाले नेता हैं भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर जूनियर ओवैसी, जिनका 15 मिनट वाला बयान शायद आज भी आप सबको याद होगा। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला नया बयान कलेश की वजह बन गया है। AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी मंगलवार को महाराष्ट्र में संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट को लेकर ऐसी बात कही कि रैली में मौजूद उनके समर्थक शोर मचाने लगे, क्योंकि 2012 में ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर बड़ा बवाल हो चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात सोच समझ कर कही। दरअसल जिस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे तब 9:45 हो चुके थे, जबकि नियम के अनुसार चुनाव प्रचार की इजाजत 10 बजे तक है। तभी अकबरुद्दीन ने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी हैं और 15 मिनट का जिक्र आते ही उनके समर्थक तालियां बजाने लगे। इसके अलावा भी अकबरुद्दीन ने रैली से प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बहुत कुछ कहा, जिस पर सियासी कलेश हो रहा है। पहले हम आपको उस पर एक रील दिखाते हैं, फिर महाराष्ट्र चुनाव की दूसरी कुंजी भी खोलेंगे, जिसका केंद्र है राहुल गांधी। शर्माती है। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसको। जब भी बटे थे तो बटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? योगी, योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। बयान अगर हम देखें कई वर्षों से, तो उसमें वो सिर्फ सांप्रदायिक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ देना, अलग चीजें जोड़ना, ये चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नाम जोड़ देना, तो उनकी राजनीति में इससे तो हमेशा सांप्रदायिक चीजें ही दिखती हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी का आगमन हो गया, भाषणबाजी शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। वैसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, लेकिन इनके बयान पर पहले भी कई बड़े बवाल हो चुके हैं। तेलंगाना की चंद्रयानगुट्टा सीट से 24 वर्षों से विधायक अकबरुद्दीन ने वर्ष 2012 में एक रैली में कहा था, भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। हालांकि इसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस भी हुआ, लेकिन अप्रैल 2022 में कोर्ट ने उनके इस बयान को भड़काऊ न मानते हुए उन्हें बरी कर दिया था। वो वर्ष 2012 था और ये वर्ष 2024 है। इस बीच में वक्त बदल गया, लेकिन जूनियर ओवैसी की ना तो जुबान बदली और ना ही तेवर। वैसे आपको बता दें, AIMIM महाराष्ट्र में इस बार सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में उसने 44 और 2014 में 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी पिछले 3 चुनाव के मुकाबले इस बार उसने सबसे कम उम्मीदवार महाराष्ट्र में उतारे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिन्होंने आज महाराष्ट्र में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। लेकिन राहुल गांधी के कैंपेन के चर्चे इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने विदर्भ से की है। इसीलिए सत्ता में आपको यह समझना चाहिए कि इसके मायने क्या हैं और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी अभियान के लिए विदर्भ को ही क्यों चुना। लेकिन पहले राहुल गांधी की आज की कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखते हैं। नागपुर में आज राहुल गांधी ने सबसे पहले दीक्षा भूमि में भगवान बुद्ध और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, फिर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान राहुल के तेवर से यह साफ हो गया कि वो महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की प्रति हाथ में लहराते हुए नजर आए, जिसमें यह संकेत था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे को बड़ा बनाने जा रही है। पहले सुनिए आज राहुल गांधी ने कैसे नागपुर से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ संविधान विरोध वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसके बाद बताएंगे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपना पहला दांव विदर्भ पर क्यों लगाया है। इलेक्शन कमीशन बनता है, भाषा का आदर होना। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकते, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की भूमिका लेने की बजाय संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, मैं और हम सब लोग हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। राहुल गांधी जी को एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है, क्योंकि अफवाहें वो फैलाते हैं, क्योंकि जो सोच विचार नहीं है, आप घुमा फिरा के लोगों को फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ठुकराया है। यहाँ संविधान की बात तो लोग दिल से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात की, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। और अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को ये भी समझाते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी अभियान को शुरू करने के लिए विदर्भ क्षेत्र को ही क्यों चुना। दरअसल विदर्भ क्षेत्र में शामिल नागपुर को चुनने का प्रतीकवाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल आरएसएस का मुख्यालय है, बल्कि ये वो स्थान भी है जहां डॉक्टर BR आम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागपुर विदर्भ के बड़े क्षेत्र में से एक है, जो महाराष्ट्र की लड़ाई में रणनीतिक महत्व रखता है। महाराष्ट्र में जिन 76 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, उनमें से 36 सीटें विदर्भ में हैं। विशेष बात यह है कि इस बार बीजेपी ने सबसे अधिक 47 उम्मीदवार विदर्भ में ही उतारे हैं। वैसे ये वही विदर्भ है जो कभी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इस पर अपनी पकड़ को खो दिया।
हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में अच्छी सफलता मिली और उसने यहां की 10 लोकसभा सीटों में से 4 सीट अकेले जीती, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें मिली और महायुति केवल 3 सीटें ही जीत पाई। अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की इस बढ़त को विधानसभा चुनाव में भी जीत के साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं। हालांकि उनका यह मकसद पूरा होगा या नहीं, इसका जवाब 20 नवंबर को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगी है और 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ न्याय वाली नसीहत है जो अब पूरे देश में एक नजीर बन सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट यूपी के महाराजगंज के मामले की सुनवाई जरूर कर रही थी, लेकिन ऐसे आदेश, ऐसे फैसले आगे बड़े मामलों को प्रभावित करते हैं। आपको बताएंगे यूपी सरकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुभने वाले सवाल पूछे, लेकिन पहले पूरे मामले को जान लीजिए। आज से लगभग 5 साल पहले सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज में सड़कें चौड़ी करने के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। कई घरों और दुकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। इसमें महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिब्रेवाल का भी घर था, जो इस केस के याचिकाकर्ता भी हैं। अपनी याचिका में मनोज टिब्रेवाल ने शिकायत की थी कि उनके पैतृक घर और दुकान को बुलडोजर से गिराया गया। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और यूपी सरकार के वकील से सवाल पूछे और जुर्माना भी लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए के जुर्माने के साथ साथ यूपी सरकार के वकील से कई ऐसे सवाल पूछे जो त्वरित इंसाफ के लिए बुलडोजर मॉडल का समर्थन करने वालों को बहुत चुभेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में मौजूद यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी एक रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ते हैं, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते हैं। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। यूपी ने नेशनल हाईवे की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। NHRC की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.7 मीटर से कहीं अधिक था, जबकि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आपके अधिकारी केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण वाले सवाल जवाब भी हुए। CJI ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े। इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने बताया कि 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस JB पारदीवाला ने पूछा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? ये अहंकार है। राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र है और सभी निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन किया जाना चाहिए। TV9 भारतवर्ष से याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल ने बात की। उन्होंने बताया कि सितंबर 2019 में उनके साथ क्या हुआ था, कैसे बिना नोटिस दिए, बिना वक्त दिए उनके घर को गिरा दिया गया था। ये मकान मेरा 2 मंजिला मकान था। 12 तारीख को रेवेन्यू के लोग और NH के इंजीनियर्स आते हैं 12 सितंबर 2019 को, और ये 5 फीट का येलो मार्क लगाते हैं कि 5 फीट के येलो मार्क तक आप तोड़ लीजिए। मैंने उस समय उनके आदेश का तत्काल कंप्लायंस करते हुए तोड़ दिया। उसके बाद अचानक धोखे से जिलाधिकारी ने जो है अपने 24 घंटे के पहले के निर्णय को रहस्यमय परिस्थितियों में न जाने क्यों बदल दिया और कई बुलडोजरों को भेज करके मेरे मकान को ध्वस्त करा दिया मिनटों में।
मकान गिरने के बाद मैंने NHRC चेयरमैन के पास एक शिकायत की। NHRC चेयरपर्सन श्रीमान HL दत्तू जी ने यूपी के DGP को ऑर्डर किया कि वो तत्काल मेरी तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करें और इसकी जांच यूपी CBCID से कराएं। तो क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? जी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, और न सिर्फ मुझे न्याय मिला है बल्कि मेरे जैसे जो सैकड़ों लोगों ने, 123 लोग हैं, 123 लोगों ने डर के मारे, दहशत के मारे अपना मकान गिरा लिया। उन सबको एक न्याय की एक उम्मीद जगी है। एक तो मुझे 25 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को निर्देशित किया है 1 महीने के अंदर। मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं जांच कंडक्ट करा के इनके अगेंस्ट लीगल और डिपार्टमेंटल एक्शन लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी क्लेश भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी को संविधान पर भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता इस आदेश पर सबक वाला नसीहत कैसे दे रहे हैं, ये भी देखिए। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका का बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाना, उस पर टिप्पणी करना इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का देश की न्यायपालिका, देश के संविधान में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को आवाज उठाने पर डरा धमका रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई से डराना चाहती थी, उनके ऊपर ये एक कड़ा झटका है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि भाजपा की सरकार इससे सबक लेगी। सत्ता में अब आपको भारत के 100% देसी हथियार की शक्ति का परिचय कराते हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द सेना को इस हथियार की नई खेप मिलने वाली है, वो भी चीन और पाकिस्तान सीमा के पास। इसका नाम है अस्मी। भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने 550 स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी को खरीदने को हरी झंडी दे दी है। भारतीय सेना के इस ऑर्डर से रक्षा उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस गन को कर्नल प्रसाद बंसोड ने DRDO के साथ मिलकर बनाया था। तब इसे बनाने में 4 महीने लगे थे। बाद में इसे हैदराबाद की लोकेश मशीन्स नाम की कंपनी बना रही है। ये बंदूक पूरी तरह से स्वदेशी है। आपको बता दें, पहले भी सेना के पास ये पिस्टल है। इस बार उत्तरी कमांड यानी चीन और पाकिस्तान सीमा पर जवानों को ये हथियार दिया जाएगा। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। इस पिस्टल को एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया है। अस्मी नजदीकी जंग में माहिर है। इसकी लंबाई 14 इंच है। बट खोलने पर यह बढ़कर 24 इंच हो जाती है। आपको बता दें, संस्कृत में अस्मी शब्द का अर्थ मैं हूं होता है। ये अस धातु से बना है, जो होना या अस्तित्व में होने को दर्शाता है। यह शब्द आत्म स्वीकृति या आत्म जागरूकता को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अस्मी पिस्टल की खासियत की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में इस तरह की हल्की और छोटी पिस्टल की बहुत ज़रूरत होती है। ये 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। रेंज की बात करें तो ये 100 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है और एक मैगजीन में 33 गोलियां आती हैं। इसके ऊपर टेलीस्कोप, लेजर बीम आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे ऑपरेशन में बड़ी आसानी होती है। खास बात यह है कि इस मशीन पिस्टल के लोडिंग स्विच दोनों तरफ हैं, यानी लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर, इस पिस्टल को चलाना दोनों के लिए आसान है। पिस्टल की बट को फोल्ड भी किया जा सकता है। इसे आसानी से छिपाकर भी ले जाया जा सकता है और एक पिस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राइफल की तरह इसे कंधे पर टिकाकर फायर भी किया जा सकता है। और आज सत्ता में वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।